नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखेंगे तो पॉलिटी के 2 वीडियो अभी या 2 लेक्चर अभी अपलोड किए गए हैं, जिसमें से अगर पहले लेक्चर को आप देखें तो उसमें हमने बात किया था कि राजनीति शास्त्र क्या है और राज व्यवस्था क्या है। इसी क्रम में उस वीडियो में काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसको आप जाके एक बार देख सकते हैं। और जो दूसरा लेक्चर था वो पहले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए था, जिसमें हमने बात किया था कि संविधान का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो हमने संविधान का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया था और उसमें संशोधन की हमने बात किया था कि संशोधन के आधार पर जो राज्य व्यवस्था या संविधान जो है वो संविधान कितने प्रकार का हो सकता है। अब उसमें हमने अलग अलग संशोधन की बात किया था। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज के चर्चा का विषय रहेगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। इस लेक्चर का केंद्र बिंदु ये है कि आपको जो एकदम मूल बातें हैं वो समझ में आ जाए। बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जो किताब में भी आपको नहीं मिलता है और पढ़ते समय आप भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से जब लागू हुआ संविधान 1950 को, तो उसमें मूल रूप से 22 भाग थे। आपको पता है कि संविधान में भाग, अनुसूची और अनुच्छेद इस टाइप की चीज़ें हैं। तो 22 भाग थे, लेकिन 1956 में 2 भाग हटा दिए गए। 7वां भाग और 9वां भाग हटा दिया गया था। लेकिन आज भी अगर आप जाके संविधान की किताब को पढ़ें तो उसमें भाग 9 दिया हुआ है, भाग 9A भी दिया हुआ है और भाग 9B भी दिया हुआ है। तो पढ़ते समय एक बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि आज जो भाग 9 हैं, क्या 1956 में जो 9 वाले भाग को निरसित किया गया था वही भाग है या दूसरा भाग है। तो ऐसी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। अब आज भारतीय संविधान की जब विशेषताओं की हम बात करेंगे तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि वैसी बातों का यहाँ पर जिक्र करें, वैसी बातों को समझाया जाए जो आपको डायरेक्टली किताबों में नहीं मिलती हैं। आप किताब नोट्स पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसमें मिलती है तो डेफिनेटली आप उससे रिवाइज कर ही लेंगे। आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो आपके समझने के जो अप्रोच है उसको आसान करेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे भारत के संविधान की विशेषता अगर हम देखें, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात किया जाए तो सबसे पहला हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो निर्मित है व लिखित है। निर्मित है और लिखित है। आप दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि निर्मित क्या होता है और लिखित क्या होता है। दूसरा, अगर हम विशेषता की बात करें भारतीय संविधान में तो हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है। कठोर व लचीले का मिश्रण है। अब ये कठोर और लचीला क्या होता है ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाया है। आप एक बार जाके इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ कि ये जो मैं बात लिखा हूँ कठोर व लचीले का मिश्रण, ये कठोर और लचीले का मिश्रण किस आधार पर है? क्योंकि हमने लेक्चर 2 में संविधान को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है। तो ये वाला जो वर्गीकरण है इसको हम बोलते हैं संशोधन के आधार पर, कि संविधान का संशोधन अगर हम करते हैं तो संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान न तो कठोर है
और न ही पूर्ण रूप से लचीला है, बल्कि उसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं। वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर को एक और शब्द में हम बोलते हैं अनम्य, और लचीले को हम बोलते हैं क्या, नम्य। एक छोटा सा एग्जाम्पल केवल मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अमेरिका का संविधान काफ़ी कठोर है, अर्थात उसमें संशोधन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है, प्रक्रिया उसकी काफ़ी विस्तृत है या टफ है। जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और आज के डेट में अगर आप जाके देखें तो 100 से ऊपर संशोधन हो गए हैं। और अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था, और आज तक 27 संशोधन उसमें केवल हुए हैं, मात्र 27। और मज़े की बात यह है कि जो 27 हुए हैं उसमें से भी जो 10 हैं वो शुरू के ही 1-2 साल में हो गए, अर्थात 1789 में लागू हुआ और उसी वर्ष संशोधन के लिए बिल आया, और 1991 में शायद वो लागू हुआ। मूल अधिकारों के लिए वो किया गया था, क्योंकि जो मूल संविधान अमेरिका का था उसमें मूल अधिकार नहीं था, तो बिल ऑफ राइट्स करके लाया गया मूल अधिकारों को, और 10 संशोधन करके उसमें डाला गया। और उसके बाद आप मान लीजिए, मतलब 1791 से लेकर 17 और 91, मतलब 1791 में लागू जो हुआ 10 संशोधन, वो आज तक अगर हम आके देखें तो केवल 27 हुआ है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूर्णतः लचीला है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना है तो संसद कर सकती है और बहुत इजीली कर सकती है, उसमें कोई टफ या हार्ड प्रक्रिया नहीं है। जबकि भारत का संविधान जो है उसमें कुछ चीज़ों को अगर बदलना है, संशोधन करना है, तो काफ़ी टफ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करना है तो लचीले प्रक्रिया से गुजरना होता है। और ये लचीले प्रक्रिया और जो टफ प्रक्रिया है ये क्या है, तो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया है कि संशोधन करते समय हमको बहुमत की आवश्यकता होती है, और वो बहुमत किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, वो उसमें से आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा आज लेक्चर का विषय वस्तु ही है भारतीय संविधान का विशेषताओं के बारे में जानना, तो हम उसी को अभी आगे बढ़ाएंगे। तीसरा जो इसकी विशेषता है उसमें आप बोल सकते हैं कि भारत का संविधान सर्वाधिक या सर्वाधिक नहीं बोलना है तो आप विशालतम बोल सकते हैं, विश्व का विशालतम लिखित संविधान है, विशालतम लिखित संविधान है। अब ऐसा केवल बोल देने से तो होगा नहीं कि भारत का संविधान जो है विशालतम लिखित संविधान है, मतलब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब थोड़ा यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि भारत का संविधान जो विशालतम लिखित संविधान है। तो देखिए, इसको हम क्यों बोल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्योंकि, यहाँ आप बोलें क्योंकि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए हैं, और उस प्रावधान में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या, मूल संविधान का। यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ मूल संविधान, और मूल संविधान बोलने का मेरा तात्पर्य है कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इस संविधान को हम बोलेंगे मूल संविधान। दूसरा क्या बोलेंगे, वर्तमान संविधान, और वर्तमान मतलब आज के डेट तक, जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ आज के डेट तक हमारे संविधान में क्या है उसको बोलेंगे वर्तमान संविधान। अब देखिए, जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में क्या भाग बनाए गए थे, और आज भी अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाग पढ़ना पड़ता है हमको, और अनुसूचियाँ पढ़नी होती हैं, फिर उसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम, तो वो तो
क्लास का जब अगला लेक्चर आएगा, अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी बस ये समझना है कि भाग, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, जैसे गणित की कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो गणित की किताब में क्या होता है, पहले प्रश्नावली दी होती है और प्रश्नावली, और बाद में जब पलट के हम जाते हैं तो उत्तर माला दिया रहता है, सबका आंसर दिया रहता है। वैसे ही हमारे संविधान में भी भाग और अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है। तो भाग कितने हैं, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ जो इस दिन लागू हुआ था, उसमें भाग थे 22 और उसमें अनुसूची कितनी थी, शेड्यूल बोलते हैं इसको हम। अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची उसमें थी 8 जब इस समय लागू हुआ था तो। और अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, वो आर्टिकल उस समय कितने थे, तो अनुच्छेद थे 395। तो मूल संविधान में अब देखिए भाग क्या है, इसमें 22 भाग हैं, अनुसूची 8 हैं, अनुच्छेद 395 हैं। जबकि अगर आप अमेरिका का संविधान देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद यहाँ पे केवल 7 है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395, 395, और अमेरिका में कितने हैं, मात्र 7। तो डेफिनेटली ये क्या है, विशालतम लिखित संविधान है। और देखिए अगर आप फ्रांस के संविधान की बात करें तो उसमें भाग 15 हैं, फ्रांस के संविधान में भाग 15 हैं और आर्टिकल कितने हैं, 95। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई पूछता है कि क्यों आप बोल रहे हो कि बृहद है, तो हम 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अमेरिका का बोल सकते हैं कि उसमें आर्टिकल केवल 7 हैं, अनुच्छेद उसमें 7 हैं, हमारे में 395 है। ब्रिटेन का देखेंगे, सॉरी, अगर हम बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस में देखेंगे कि 15 भाग हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं, 95। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिलेगा कि इससे काफ़ी कम है। और अब अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में भी तो हमारा संविधान है ही ना, तब भी हम बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि विशालतम लिखित संविधान है। पहले भी विशालतम ही देखिए है, और अभी क्या विशालतम हुआ है देखिए। वर्तमान स्थिति में अगर इसमें भाग आप देखेंगे तो दोस्तों भाग हो गए हैं 25। अब यहाँ बड़ा एक समस्या होती है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं आपको कि भाग 25 है, आप जाते हैं संविधान का किताब उठाते हैं और पेज पलटते 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 जाते हैं, तो भाग 22 के आगे न 23 आता है, न 24 आता है, न 25 आता है। फिर आप गुस्सा होते हैं टीचर पे, या फिर बोलते हैं अरे छोड़ो जाने दो, बोलते हैं कि वो तो 22 बताया, 25 बता रहे थे, ये 22 कैसे हो गया। दोस्तों नंबरिंग तो जो ये नंबरिंग है ना, ये 25 तक नहीं गया है, ये नंबरिंग 22 ही है, लेकिन 25 कैसे हो गया मैं आपको अभी इसी लेक्चर में आगे समझा रहा हूँ। अच्छा, अनुसूची आज कितनी हो गई हैं दोस्तों, आज अनुसूची आप जाके देखोगे भारतीय संविधान में तो 12 हैं। और आज अगर अनुच्छेद की बात करेंगे आप, तो अनुच्छेद नियर अबाउट 450 के आसपास है, अनुच्छेद लगभग 450 के आसपास हैं। तो देखिए हमारा संविधान पहले थोड़ा कम विस्तृत था, तो और बड़ा और विस्तृत हो गया, और आगे भी विस्तृत होता रहेगा। कैसे विस्तृत होगा, तो यही संशोधन के आधार पे होता रहेगा। कुछ कठोर हैं तो उसमें आसानी से नहीं होगा, जो लचीले हैं उनमें आसानी से हो जाएगा, ये क्रम आगे चलता रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत का संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, जो इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। अब अगर आपने ये बात समझ लिया तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भाग 22 हैं और आज जो है भाग 25 हो गया है, तो आखिर में भाग 22 से भाग 25 कैसे हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके ही बैठे होंगे, इन बातों को नोट करिए और एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चीज़ को, तो बहुत आसानी से किसी को समझा पाएंगे। तो अब हमारा अगला देखिए, हम भारत के संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे, लेकिन उस विशेषता में से ही नीचे जो ये बात यहाँ आ गई है, इस बात को थोड़ा हम समझना चाहते हैं कि भाग 22 से 25 कैसे हुआ है, अनुसूची 8 से 12 कैसे हुई हैं, अनुच्छेद 395 से 450 कैसे हुआ है। तो ठीक है, इतनी बातें मैं अभी मिटाता हूँ आपको और आगे समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए,
अब पहले हम भाग की बात करेंगे कि भाग में कैसे बदलाव आया है, भाग में बदलाव कैसे आया है। तो देखिए भाग में बदलाव जो आया है इसमें आप देखेंगे कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ दोस्तों, आपको समझ में जाएगा, संविधान संशोधन, ये भी ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और इस 7वें संविधान संशोधन से 2 भागों को निकाल दिया गया। किस भाग को? तो भाग 7 और भाग 9। जो उस समय भाग 9 था, आज भी भाग 9 है, लेकिन आज भाग 9 जो है वो अलग है और मूल रूप से भाग 9 क्या अलग था। इन पर भी हम आगे बात करेंगे जब भाग पढ़ेंगे तो, बट छोटा सा आपको मैं इनपुट दे देता हूँ कि भाग 7 तो अभी भी आप जाके देखेंगे तो हमारे संविधान में है, और भाग 7 कोष्टक में लिखता है निर्सित। निर्सित मतलब अभी वो खाली पड़ा हुआ है, हो सकता है कि आगे कभी और दूसरा भाग 7 आ जाए। तो भाग 7 में और 9 में क्या था, तो आप देखेंगे कि भारत में जो राज्य बने थे उन राज्यों में ABCD क ख ग घ के राज्य बने थे और उसमें अलग अलग राज्य शामिल थे। तो भाग 7 और भाग 9 दोनों उन्हीं से जुड़े हुए थे, राज्यों से, जो पहले हमारा राज्य था। हमने जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और फिर बाद में राज्यों को सही से रीऑर्गेनाइज किया, तो उसके लिए ये वाला 1956 में 7वां संविधान संशोधन लाया गया था और उसी समय भाग 7 को हटा दिया गया, भाग 9 को हटा दिया गया। इस पर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे अपने क्लास में तो आगे इन पर और चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज का मुद्दा केवल इसको समझना नहीं है। अच्छा, तो आप देखिए भाग 7 भाग 9 कट गया तो 22 था और 22 में से 2 कट गए तो क्या हुआ, 22 - 2 बच गए 20। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब 1956 में ये हो गया तो आप देखेंगे कि फिर 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार, जिनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, और बाद में वो किस टाइप की गुड़िया बनी थी आपको पता होगा। खैर, अब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान, ऐसे मैं लिखता हूँ दोस्तों, संविधान और संशोधन। तो संविधान संशोधन हुआ और इस समय क्या किया गया, 2 भाग जोड़ दिया गया। एक भाग जोड़ा गया 4 क, इंग्लिश में आप ए बोल सकते हैं, और एक भाग जोड़ा गया 14, भाग 14 क जोड़ा गया, या 14 ए बोल सकते हैं आप। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था, जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उस पर काफ़ी विस्तार से बात करते हैं, उस समय भाग 4 को मूल कर्तव्य आप सुनते होंगे, उस भाग को जोड़ दिया गया और 14 को जोड़ा गया जो प्राधिकरणों से है। अब ट्रिब्यूनल से है, ट्रिब्यूनल्स या प्राधिकरण क्या होते हैं वो आगे के क्रम में, लेक्चर जब क्लास आगे बढ़ेगा तो उसमें हम देखेंगे। तो आप देखिए अब क्या हो गया, ये फिर से 20 + 2 कर दिया गया तो कितना बन गया, 22। देखिए ओरिजिनल कितना था 22, यहाँ पे 2 हटा दिया गया तो कितना बचा 20, और फिर 2 जोड़ दिया गया तो क्या बन गया 22। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ है। तो आप नोट करते जाएंगे तो मैं मिटाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और नहीं नोट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे तो मिटाना पड़ेगा ही। देखिए अब मैंने 2 बात कर लिया, यहाँ पे 1 और ये 2 बात हो गई। अब तीसरी देखते हैं बात हम। तो तीसरी में क्या हुआ कि आप देखेंगे 1992 में 1992 में 2 संशोधन किए गए थे। एक संशोधन था 73वां और एक संशोधन था क्या 74वां, 74th संशोधन था। इस 73वें संविधान संशोधन से जो भाग जोड़ा गया वो एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम क्या था, भाग 9। देखिए पुराना वाला भाग अब तक
जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक पुराना वाला भाग 9 क्या खाली पड़ा हुआ था, वैसे लिखा रहता था भाग 9 और कोष्टक में निरसित होता था, मतलब अब अभी है नहीं। लेकिन 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो भाग 9, नया भाग 9 जोड़ दिया गया और 74वें से भाग 9A जोड़ दिया गया, या भाग 9 को बोल सकते हैं, जोड़ दिया गया। अब ये क्या था, तो आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत की बात हुई थी, ग्राम पंचायत जो है मतलब जिनको हम बोलते हैं स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायत, इनको स्थानीय निकाय हम बोलते हैं। और इन स्थानीय निकाय को संवैधानिक प्रावधान संविधान में इनके बारे में लिखा गया। इस संशोधन के माध्यम से इनको संवैधानिक रूप दे दिया गया। हालांकि उसके पहले भी ये थे, लेकिन उस समय संवैधानिक प्रावधान नहीं था। संवैधानिक प्रावधान इन दोनों संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों का कर दिया गया। खैर, इसकी भी आप देखेंगे तो बहुत लंबी कहानी है कि ब्रिटिश राज में ही इनका उदय होगा हमारे भारत में। गांधी जी इससे प्रभावित थे और वो चाहते थे कि अधिकतम शक्तियाँ किसके यहाँ रहें, तो ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों के पास रहे। लेकिन मूल रूप से इसको संविधान में डाला गया कब, जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 22 थे, एक ये जोड़ेंगे एक ये जोड़ेंगे, 2 जुड़ गए तो अब कितना आ जाएगा, 24। तो 24 हमने देखा कि अभी भाग 24 हो गया। अब एक भाग और बचा है तो 25 हो जाएगा। अब उसको मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिए 1 2 3 स्टेप की हमने बात कर लिया। अब चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथे स्टेप में आप देखेंगे तो 2011 में 97 या 97वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया, 9B, भाग 9B जोड़ा गया। आप ख बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, तो सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है, क्योंकि हम सहकारी समितियों की स्थापना, इनकी बातें तो पहले से भी चली आ रही थी, बट इसको आके यहाँ पे संवैधानिक रूप दे दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि अमूल जो एक ब्रांड है वो सहकारी से ही तो इतना बड़ा हुआ है। सहकारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो अमूल है। खैर, सहकारी जो होता है संस्थान क्या होता है, सहकारिता किसको बोलते हैं, ये एक पूरा अलग लेक्चर है। तो अभी हम देखते हैं कि 24 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25। तो आपने अब देखा कि पहले जो 22 था उससे आगे बढ़ते 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 25 कैसे हो गया है। अब 25 हो गया तो आपके दिमाग में जो मैं पहले बोल रहा था कि संविधान की किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो भाग 1 से भाग 22 आज भी मिलेगा। आज भी भाग 24-25 कहीं आपको नहीं मिलना है। लेकिन 25 कैसे हुए हैं, ऐसे गिनने पर देखिए, भाग 4 तो है ही, 4 को जोड़ दिया, 14 तो है ही, 14 को जोड़ दिया, 9 अलग से जोड़ा और फिर 9 मतलब जो निरसित था उसके जगह पे नया 9 लाया, फिर 9 को और 9 ख या बी बोल सकते हैं। अब इन सबको अगर इंडिविजुअली अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 25। लेकिन आप देखेंगे तो किताब में 22, लास्ट वाला 22 ही रहेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, गिनेंगे इस तरीके से तो 25 हो जाएगा। और यही आपको आज बताना है कि आज 25 भाग हमारे संविधान में हैं वर्तमान में। अच्छा, तो मैंने आपको अभी इस भाग की कहानी समझा दिया कि 25 भाग कैसे हुए। अब थोड़ी बात यहाँ पे हम ये भी समझ लें कि पहले अनुसूची कितनी थी, 8, और अभी अनुसूची कितनी हो गई हैं, 12। थोड़ा सा इसका भी विकास हम देख लें कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो अब अगर आप इसको नोट कर लिए हों तो मैं इसको मिटाता हूँ और अब हम लोग थोड़ा अनुसूचियों में बदलाव को समझते हैं कि अनुसूचियों में बदलाव कैसे कैसे हुआ, देखते हैं। तो अगर हम अनुसूची में बदलाव देखें, देखिए अनुसूची में बदलाव, तो अनुसूची में बदलाव की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है मूल रूप से 8 थी। पहला स्टेप हम देखते हैं, मूल रूप से 8 थी, लेकिन प्रथम
संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1951 में। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू ही हुआ, और यहाँ तक कि 1900 यहाँ जो 51 ये है, इसमें हमारे भारत में चुनाव भी नहीं हुआ था। जो संविधान सभा पहले बनी थी वो दो तरीके से काम करती थी। एक तो संसद के रूप में काम करती थी, तो आपको पता है कि अध्यक्षता कौन करता था? मावलंकर जी, जीवी मावलंकर। और जब राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे तो वो संविधान सभा बन जाती थी। तो संसद के रूप में तो वो काम कर ही रही थी, और वो तब तक काम करती है संसद के रूप में जब तक कि भारत में पहले चुनाव न हो जाए। और पहले चुनाव 51-52 में हुए, अर्थात समय लगा। 51 लास्ट में शुरू हुए और 52 के शुरुआती तक उसके रिजल्ट आए। फिर हम बोलेंगे कि चुनी हुई संसद आई। उसके पहले तो वही संविधान सभा संसद जैसा काम कर रही थी। तो देखिए 1950 में तो हमारा संविधान लागू हुआ, और 1951 में ही संविधान संशोधन करना पड़ा। इतना जल्दी क्यों करना पड़ा? देखिए थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, और उन मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद था 31, अनुच्छेद 31 था। और ये अनुच्छेद 31 क्या बोल रहा था? संपत्ति का अधिकार देता था। संपत्ति का अधिकार मतलब बोलता था कि संपत्ति रखना भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जब भी सरकार लेने जाएगी तो न्यायपालिका में जाके हम केस करेंगे, और सरकार जो भी करना चाह रही है वो रद्द हो जाएगा। मूल अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 यही बोलता है कि मूल अधिकारों से असंगत अगर कोई विषय वस्तु है तो उसको न्यायपालिका क्या कर देगी? निरसन कर देगी, उसको हटा देगी। तो ये मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। किस में? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में था। और एक और अनुच्छेद हमारा था 19(1)(f)। अब थोड़ा एक बात और मैं आपको समझा दूं कि हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बार बार आर्टिकल बोलते हैं या अनुच्छेद बोलते हैं, चलेगा। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। फिर बोलता हूँ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। लेकिन अगर हिंदी में हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 19, मैं अनुच्छेद नहीं लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 19। उसके बाद क्या बोलेंगे? परंतुक ए। आप देखिएगा, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? इसको सोचना पड़ेगा। जब पढ़ाई करो आप तो पूरा आपको गहराई में बात पढ़नी चाहिए, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको गहराई में थोड़ी पढ़ानी चाहिए बातें, कि कहीं जनरल बात करते समय हमको ये ना लगे कि हम नहीं पढ़े हैं। तो परंतुक एक और उप परंतुक F, उप परंतुक F देख रहे हैं। इसको हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 परंतुक 1 उप परंतुक F। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। हमारे टॉपिक पे था कि 19(1)(f) जो था, उस 19(1)(f) में भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार दिया हुआ था। अब जब ये मूल अधिकार थे तो संसद कोई भी कानून बनाकर किसी व्यक्ति के संपत्ति को ले नहीं सकती है, क्योंकि वो मूल अधिकारों से असंगत बात हो जाएगी। अच्छा, ये क्यों किया गया था? तो भारत में भूमि सुधार करना था। भूमि सुधार मतलब कि भूमि को डिस्ट्रीब्यूट करना था अब फिर से। तो कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास हजार एकड़ की ज़मीन थी। अब उनका ज़मीन चाहता था, हमारी सरकार चाहती थी कि उनसे एक निश्चित सीमा तक वो रखें, बाकी उनसे लेकर जो भूमिहीन लोग हैं उनको दे दिया जाए, उनको वर्गीकृत कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही सरकार ये काम करने जाती थी तो जो लोग थे, जो जिस व्यक्ति का संपत्ति से उसको हटा रही थी, वो चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? सरकार द्वारा किए गए उस प्रावधान को निरसित कर दे रही थी, ख़त्म कर दे रही थी। तो लगा हमारी उस समय जो सरकार थी, अंतरिम सरकार, उसको लगा कि
हम लोग कुछ ऐसा करें कि न्यायपालिका इस चीज़ में हस्तक्षेप न कर सके। और इसलिए 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन किया गया और एक अनुसूची जोड़ दी गई। उस अनुसूची का नाम क्या है? 9। और हम यही पढ़ रहे हैं कि अनुसूची कैसे 12 हुई है। तो अनुसूची 9 जुड़ी है कब? पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9। अच्छा, अनुसूची 9 बोलती क्या है? तो अनुसूची 9 ये बोलती है कि अगर सरकार या संसद, सरकार न बोलकर संसद बोले हम, अगर संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून को बनाकर अनुसूची 9 में डाल देती है, तो उस अनुसूची 9 में डालने के बाद न्यायपालिका उस पर समीक्षा नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका उस पर विचार ही नहीं करेगी। और यही हुआ भी। तो 9वीं अनुसूची में वो लोग कानून बनाते थे भूमि सुधार का और डाल दिए इसमें, न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, तो काम चलता रहा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि क्या आज भी कोई कानून संसद बना के अनुसूची 9 में डाल देगी तो उस पर हमारी न्यायपालिका समीक्षा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये आपके दिमाग में भी प्रश्न आ सकता है कि क्या आज भी ऐसा है? जैसे 1951 में जो पहला संविधान संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें ऐसे प्रावधान रखे जाते थे जिस पे न्यायपालिका समीक्षा या पुनरावलोकन नहीं कर पाती थी। परंतु आज भी वही स्थिति है क्या? वो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार बाद में मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई अब प्रधानमंत्री है तो इसलिए हम मोरारजी देसाई की सरकार बोलते हैं, अदरवाइज़ ये जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय जनता पार्टी बनी थी, उस जनता पार्टी में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन की, 44वां संविधान संशोधन की। और इसके माध्यम से उसने क्या किया? ये जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया, बोला कि ये मूल अधिकार नहीं है। ये 19(1)(f) में जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसको भी हटा दिया, बोला ये मूल नहीं है। और ये प्रावधान ले जाकर अनुच्छेद कहाँ कर दिया? तो भाग में देखिए, भाग 12 और भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया। तो देखिए, अब तो पहले बात यही हम समझ लेते हैं कि संपत्ति मतलब भूमि सुधार के लिए ऐसा 1951 में किया गया था और 1978 में इसको हटा ही दिया गया कि ये मूल अधिकार नहीं है। 300 क में डाल दिया गया और बना दिया गया कि ये क्या है? विधिक अधिकार है। ये विधिक अधिकार है, अर्थात सरकार कोई विधि कानून बनाकर चाहे तो किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित कर सकती है। तो आज मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है? विधिक अधिकार है, लेकिन संविधान में है। तो ध्यान रखिएगा, ये विधिक संवैधानिक अधिकार है, विधिक भी है और संविधान में उल्लिखित है, तो संवैधानिक भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मूल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार का जो पार्ट है, भाग है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। अच्छा, तो अब अगर हम देखेंगे कि ये संपत्ति का अधिकार तो खत्म हो गया, लेकिन 9वीं अनुसूची तो अभी भी है, 9वीं अनुसूची तो खत्म हुई नहीं है। तो बात ये बनता है कि क्या 9वीं अनुसूची में जो आज डाला जाएगा कोई कानून, उस कानून को न्यायपालिका समीक्षा कर पाएगी, पुनरावलोकन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो आज क्या प्रावधान है? देखिए, आज के प्रावधान में यह है कि 11 जनवरी 2007 की बात है। 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्णय दिया कि आप कोई भी कानून बनाइए और उसको 9वीं अनुसूची में भले ही डाल दीजिए, लेकिन अगर वो मूल अधिकारों को वंचित कर रहा है या मूल अधिकारों को से असंगत है तो उसको आज भी, और आज अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसको पुनरीक्षा कर सकती है, अर्थात उस पर पुनरावलोकन कर सकती है, समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों से असंगत है तो उसको हटा भी सकती है। तो आज 1951 जैसा नहीं है,
आज की स्थिति ये है, 11 जनवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 9वीं अनुसूची में डाला गया कानून भी सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनरीक्षा कर सकती है अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आपको समझने वाली है कि 11 जनवरी 2007 का जो निर्णय था, उस निर्णय में न्यायपालिका ने एक और बात बोला कि कब से जो डाले गए हैं उस पर, किस डेट से डाले गए कानूनों को 9वीं अनुसूची में न्यायपालिका पुनरावलोकन कर पाएगी और किस डेट के पहले डाले गए को नहीं करेगी। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण केस रहा है 1973 में, जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस। ये 1973 की बात है और ये 24 अप्रैल 1973 को इसका निर्णय आया था। इसलिए न्यायपालिका ने बोला है अभी 2007 में कि इस केस से, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून अनुसूची 9 में डले हैं और वो मूल अधिकार का अगर हनन करते हैं तो न्यायपालिका उस पर पुनरावलोकन करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इसके पहले जो कुछ भी डाला गया है उस पर न्यायपालिका ने विचार करने से मना कर दिया। बोला कि उसके पहले जो कुछ भी 9वीं अनुसूची में डला है उस पर हम उसको रद्द नहीं करेंगे या उस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद, इस डेट के बाद जो भी डला हुआ है 9वीं अनुसूची में या अब बनाकर कोई 9वीं अनुसूची में डालेगा और वो कहीं भी मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरसित कर देगा, कानून को नलिफाई कर देगा। तो इस तरीके से ये एक लंबा चैप्टर है, ये भी एक पूरा लेक्चर बन जाते हैं। इनको आगे किसी लेक्चर में या चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो ठीक है। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर मैं जैसे फर्स्ट स्टेप बता दिया, अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया अगर आप देखें तो अभी हमें 9 यहाँ पे है, अब 1985 में आ जाते हैं, 1985 में आ जाते हैं। और 1985 में आप देखेंगे कि राजीव गांधी की सरकार थी और ख़ास बात ये था कि उस समय किसी भी दल से कोई चुनाव लड़ता था और किसी भी दल में जाके शामिल हो जाता था। अगर कांग्रेस के टिकट से जीता है और चला गया, मान लीजिए उस समय बीजेपी तो खैर शुरुआत ही थी, लेकिन ठीक है बीजेपी में चला गया तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी और उसको मंत्री पद मिल जाता था अगर हो सकता था। तो ये लगातार ऐसा काम होता रहा। आप देखेंगे कई ऐसी सरकारें, राजीव गांधी की सरकार के बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, वीपी सिंह के बाद आप देखेंगे चंद्रशेखर की सरकार बनी, तो ये सब ऐसे ही हुआ था। तो हालांकि उस समय प्रावधान किया गया, राजीव गांधी को ये समझ में आया कि हम कुछ ऐसा करें, हालांकि वो अब तक का सबसे अधिक बहुमत पाए थे, 403 सीट आया था किसी एक पार्टी का, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। न तो नेहरू के समय में ऐसा हुआ और न ही कभी इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ। ये हुआ क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को मारा गया था और उसी समय बाद में चुनाव हुआ तो सांत्वना के रूप में लोगों ने खूब वोट डाला और कांग्रेस को 403 सीटें आ गईं। फिर भी राजीव गांधी को ये डर सता रहा था कि हमारी पार्टी में से बहुत ज़्यादा लोगों को तोड़कर कोई न लेकर चला जाए, जिससे हमारा बहुमत कम हो जाए और उसकी सरकार बन जाए। तो उनको सलाह दिया गया होगा, उनके जो भी सहयोगी होंगे, तो उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा संशोधन कर देते हैं, एक ऐसा हम संशोधन करके प्रावधान कर देते हैं कि कोई व्यक्ति एक दल के टिकट से चुनाव लड़के दूसरे दल में जाके शामिल होता है तो उसकी संसद की सदस्यता ही क्या होगी, रद्द हो जाएगी। तो उन्होंने किया भी। 1985 में 52वां संविधान संशोधन था और इस 52वें संविधान संशोधन से एक अगली अनुसूची जुड़ी और उस अनुसूची का नाम क्या है, 10। उस अनुसूची का नाम दिया गया 10 और इस 10 का नाम क्या था, दल बदल से संबंधित अनुसूची। दल बदल से संबंधित अनुसूची। और क्यों दल बदल से लाया गया ये आपको मैं बता ही दिया हूँ
थोड़ा सा इस बात को समझना चाहते हैं तो और समझा देता हूँ मैं। तो ये दल बदल से संबंधित जो लाया गया था अनुसूची या कानून, उसमें क्या हुआ, तो उसमें राजीव गांधी की जो सरकार थी, बहुमत उसका था, तो संसद में वही कानून पारित करेगी, संशोधन करेगी। और उसने ये कर दिया कि किसी एक दल से, एक दल देखिए मान लीजिए ये है कांग्रेस सी और ये है बीजेपी, तो अगर कांग्रेस के टिकट से ये व्यक्ति है चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन मान लीजिए उसको यहाँ पे मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो ये रूठ जाता है और बोलता है कि मैं तो जाऊँगा बीजेपी में, और ऐसे कई लोग रूठ के अगर इसमें चले जाएंगे तो उस समय इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी। और हो सकता है कि ऐसा तोड़ तोड़ के एक एक जाता रहे तो इसकी बहुमत इसका बन जाएगा, सरकार इसकी बन जाएगी, जो आजकल आप न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि राजस्थान में भी ऐसा सिस्टम बनने लगा था, एमपी में हुआ ही आपने देखा, कर्नाटक में भी हुआ। तो ये कंटिन्यूस ऐसी चीज़ें हम एग्जाम्पल में देखते भी हैं। खैर आज तो ये कानून है तो फिर भी टफ है। देखिए क्या है, अब जाके इस पे जाएगा तो सदस्यता तो रद्द हुई नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति एक दल से चुनाव लड़े और दूसरे दल में चला जाए, उसी दिन वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, वो संसद के सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो एक दो व्यक्तियों के लिए न कर एक और प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है और इस कांग्रेस पार्टी से 1/3 टोटल जितनी इसकी संख्या है ना, मान लेते हैं कि कांग्रेस के टोटल 403 में बोल रहा था ना, 403, तो 403 का अगर 1/3 गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा, अगर इतने लोग निकल के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, मान लीजिए एक्स आता है, ये एक्स पूरी संख्या में जाके बीजेपी में शामिल हो गए, तो इनका सदस्यता रद्द नहीं होगा। मतलब सदस्यता अगर 1/3 से कम लोग जाएंगे तो सबकी रद्द हो जाएगी, 1-2 का तो रद्द हो ही जाएगा ऐसे। और अगर 4 जितनी भी संख्या है उसका 1/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना लें या किसी दूसरे पार्टी में जाके शामिल हो जाएं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये कानून बनाया गया था। और दल बदल में और भी कानून था कि निर्दलीय क्या करेंगे, जो मनोनीत होते हैं वो क्या करेंगे तो रद्द होगा। बट उसको हम लोग जब दल बदल से संबंधित कानून या अनुसूची पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे। अभी जनरल में आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि क्या हुआ था। इवन ये 1/3 किए हैं ना, आप देखोगे 2003 में अटल बिहारी की सरकार जो थी उसने और इसको टफ बना दिया और उसने बोल दिया कि 1/3 से बात नहीं बनना है। अगर एग्जाम्पल के लिए वही 403 ले लीजिए, अगर 2/3 लोग एक साथ निकल के जाएंगे तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। 2/3 से कम लोग अगर यहाँ से निकल के जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब और टफ बना दिया गया इसको। आज अगर 2/3 सदस्य निकल के जाएंगे और वो अपनी पार्टी बना लें या किसी पार्टी में मिल जाएं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 2/3 से कम, जो पहले क्या था 1/3, उतना अगर आज जाएंगे तो सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में इसको समझाने की कोशिश किया कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया और इस 52वें संविधान संशोधन से अनुसूची 10 जोड़ी गई और जिसमें क्या बात जोड़ा गया वो मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया। इसमें स्टेप टू स्टेप की निर्दलीय के लिए क्या प्रावधान है, मनोनीत हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। वो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए अभी हमने क्या देख लिया, इसको मैं मिटाता हूँ। अभी आप देखिए कि हमने 10 पर आ गए हैं, मतलब 9, 10, 2 और देखना है हमको। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा। तो आप देखे थे कि 1992 में 2 संशोधन किए गए थे। कौन कौन, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। तो आपने देखा कि इसके कारण भाग भी जोड़े गए थे और इनके कारण अनुसूची भी जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के कारण एक अनुसूची जोड़ी गई, जिस अनुसूची का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ, अनुसूची 11। अनुसूची 11 क्या है,
तो जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ तो आपको पता है कि एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था 9 का यहाँ, और इसी समय एक अनुसूची जोड़ी गई, और वो अनुसूची कौन सी थी? 12वीं। तो अब तक उसके बाद से कोई अनुसूची नहीं जुड़ी है, आगे जुड़ेंगी तो और बढ़ जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम देखें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। इनके बनने की कैसे कैसे इनका विकास हुआ, कैसे घटे बढ़े, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारे पढ़ाई का बिंदु ये नहीं था, मैंने तो आपको समझा दिया ब्रेक लेके इसमें, जबकि मैं बता रहा था भारत के संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर फिर से हम लौट के आते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और फिर अपने ट्रैक को पकड़ते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो जो लास्ट हमने बताया था, आप नोट किए होंगे कॉपी में, देखिए लास्ट बताया था कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से कितने भाग? 22, कितने अनुसूची? 8, कितने अनुच्छेद? 395, और वर्तमान में भाग 25, अनुसूची 12 और अनुच्छेद लगभग 450 के आसपास। तो ये हो गया कि बृहद विशाल है, हमने बता भी दिया। अमेरिका का बता दिया कि 7 है, हमने फ्रांस का भी बता दिया। तो इससे बात समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, बहुत विशालतम भारत का संविधान है, और ख़ासतौर से लिखित है। और लिखित किसी का बड़ा हो चलेगा, लेकिन लिखित में इससे बड़ा नहीं मिलेगा आपको। अगली विशेषता हम देखते हैं। तो अगली विशेषता अगर भारतीय संविधान की हम देखें तो बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है, इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या है? तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक, ये क्या है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। निदेशक तत्व व मौलिक कर्तव्य जैसी विशेषताएं शामिल हैं। तो ये भी एक विशेष बात है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और मौलिक कर्तव्य है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से हमने इन बातों को बता दिया। अच्छा, अगली विशेषता पे हम अगर जाएं तो बोल सकते हैं कि भारत का संविधान, अगला अगर हम बोलेंगे तो होगा भारत का संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारत का संविधान कई संविधानों का मिश्रण है, कई संविधानों का मिश्रण है। अब ये बात आती है कि कई संविधानों का मिश्रण है, तो केवल विशेषता में तो हम लिख देंगे इसको, लेकिन वेरीफाई भी करना पड़ेगा बताने के लिए कि आखिर में कई संविधानों का मिश्रण क्यों है। तो हम देखेंगे कि संविधान के जो अलग अलग प्रावधान हैं वो हमने अलग अलग देशों से लिया था। संविधान सभा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वो लगभग 60 देशों का संविधान सामने रख के पढ़ते थे, और उसमें जो प्रावधान हमारे काम का लगता था उसमें आवश्यक परिवर्तन करके अपने संविधान में शामिल कर लेते थे। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान क्या है? कई संविधानों का मिश्रण है। अब हमको यहाँ पे थोड़ी बात ये हम देखेंगे कि किस संविधान से क्या क्या लिया गया है, और फिर हम ये देखेंगे कि कुछ मूलभूत प्रश्न। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, भारत का संविधान उधार का थैला है। तो क्यों थैला है हम देखेंगे, और क्यों नहीं है, दोनों बात देखेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों बात करेंगे कि उधार का थैला है तो क्यों है, उधार का थैला नहीं है तो क्यों है। ऐसे ही एक और प्रश्न उठता है कि जब भारत का संविधान अलग अलग संविधानों का मिश्रण ही है, तो इसको हम मौलिक अधिकार बोलेंगे, ओरिजिनल। मौलिक मैं यहाँ बोल रहा हूँ मतलब क्या? ओरिजिनल।
क्या इसको हम ओरिजिनल संविधान बोलें या फिर इसको डुप्लीकेट संविधान बोलें। जैसे आप देखते हैं बॉलीवुड में पिक्चर क्या होती हैं, साउथ में बनी और फिर उसको रीमेक कर देते हैं हमारे बॉलीवुड हिंदी वाले। अभी आप देखिए एक गाना काफ़ी चल रहा है, सीटी मार करके, वो पहले साउथ की एक पिक्चर है, उसमें वो गाना है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और अभी नई पिक्चर आ रही है उसमें भी है। तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि क्या भारत का संविधान ओरिजिनल है, मौलिक है, तो हम उसमें भी बात करेंगे कि मौलिक है, क्यों है और क्यों नहीं है। अगर एक पक्ष से हम देखेंगे तो नहीं है, एक पक्ष से देखेंगे तो है, और फिर निष्कर्ष नीचे लेके आएंगे कि एग्जैक्ट क्या है, उन दोनों में से एग्जैक्ट क्या है वो निष्कर्ष हो जाएगा। ये पढ़ाई का तरीका होता है कि उधार की थैली है तो क्यों है, क्यों नहीं है, निष्कर्ष क्या बोले हम, लास्ट हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए। वैसे ही अगर भारत का संविधान मौलिक है या नहीं है तो हम देखेंगे मौलिक है, मौलिक क्यों नहीं है, और फिर निष्कर्ष पे आके देखेंगे कि मौलिक बोले या फिर अमौलिक बोले, तो या डुप्लीकेट बोले, जो भी आप बोल सकें। तो ये लेक्चर मुझे लगता है कि अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं विराम देता हूँ। और अभी जो मैंने प्रश्न उठाए हैं इस लेक्चर में, इन प्रश्नों का उत्तर आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा, जो बहुत जल्दी ही आपको रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ही मिल जाएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।